गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 2 वर्ण विचार। आज हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अगर वर्णों की बात की जाए तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाता है। वर्ण को दूसरे शब्दों में हम अक्षर भी कहते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए ए, त आदि। अब ए एक वर्ण है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। त एक व्यंजन वर्ण है जिसमें स्वर नहीं मिला हुआ, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं, 44, जिनमें 11 तो स्वर होते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर होते हैं और इन स्वरों को हम मात्रा के रूप में लिखते हैं। स्वरों को ही मात्रा के रूप में लिखा जाता है। और अंग अह ये 2 अक्षर होते हैं, ये अयोग वाह होते हैं, इनको हम स्वरों में नहीं मानते। 11 तो स्वर हो गए, फिर आते हैं व्यंजन। टोटल 33 यानी कि 33 व्यंजन होते हैं, जिनमें क से म तक 25 वर्ण होते हैं, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक जैसे क ख ग घ ड़ च छ ज झ झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये कुल 25 वर्ण होते हैं, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर य र ल व ये 4 वर्ण होते हैं, जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और श स है ये 4 वर्ण होते हैं, जिन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। कुल देख लीजिए 25, 4 और 4 ये 33 व्यंजन होते हैं। अगर आपसे पूछ ले व्यंजन कितने होते हैं तो कुल 33 व्यंजन होते हैं। और देखिए संयुक्त व्यंजन होते हैं, इन्हें हम वर्णों में तो शामिल करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से मिलकर ही बनते हैं। इन्हें हम संयोजक वर्ण बोलते हैं। इन्हें हम संयोजक वर्ण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्ष है, त्र ज्ञ स्र 4 वर्ण होते हैं, जिन्हें हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्ष बनाने के लिए हमें क स और अ इन 3 वर्णों को मिलाकर के हमें क्ष बनाना पड़ता है। और त्र बनाने के लिए त र और अ इन 3 वर्णों को मिलाकर के हमें त्र बनाना पड़ता है। और ज्ञ ग य और अ ये 3 वर्ण मिलकर के ज्ञ बनता है। और श्र बनाने के लिए स र और अ इन तीनों वर्णों को मिलाकर के हमें स्र बनाना पड़ता है। इसलिए ये संयुक्त वर्ण होते हैं, इन्हें हम व्यंजन में नहीं गिना जाता। इसलिए कुल व्यंजन तो 33 होते हैं और कुल स्वर 11 होते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 44 वर्ण होते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि कुल वर्ण कितने होते हैं तो कुल वर्ण 44 होते हैं, जिनमें 11 वर्ण तो स्वर के होते हैं और 33 वर्ण व्यंजन के होते हैं। तो ये तो बात हो गई वर्णों की। अब हम स्वर की बात करते हैं कि स्वर के भेद कितने होते हैं। देखिए स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। इनके 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ह्रस्व का मतलब होता है सबसे छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाए, एक ही मात्रा का, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिनकी मात्रा छोटी होगी, सबसे कम मात्रा होगी, एक ही मात्रा होगी, उन्हें बोलने में कम समय लगेगा, इसलिए उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे देखिए अ ई उ री ये 4 अक्षर होते हैं, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्योंकि ये 4 अक्षर सबसे छोटे होते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटे अक्षर ये 4 ही होते हैं, इसलिए इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यदि आपसे पूछ लें कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, नाम लिखिए, तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अ ई उ री ये नाम लिख देना। फिर आता है सेकंड दीर्घ स्वर।
ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। कहने का मतलब है ह्रस्व से 2 गुना, दीर्घ का मतलब क्या हो गया, ह्रस्व से 2 गुना। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा लगती है। ह्रस्व स्वर में तो एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जबकि दीर्घ स्वर में 2 गुना 2 मात्रा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 वर्ण होते हैं जिन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। देख लीजिए, ए में सिर्फ एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है, जबकि आ में देखिए 2 मात्रा का प्रयोग किया गया है। ई में सिर्फ ई, छोटी ई है जिसमें ह्रस्व ई बोलते हैं जिसको, इसमें एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। जबकि दीर्घ ई में देखिए एक ई तो ये रही और एक मात्रा लगा दी गई, तो ये दीर्घ ई हो गया, इसलिए इसमें इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये ह्रस्व उ, इसमें मात्रा नहीं लग रही है इसलिए ह्रस्व उ, और इसमें एक मात्रा और लग गई इसलिए ये दीर्घ उ। ये ए देखिए अपने आप में एक मात्रा है, ए अपने आप में एक मात्रा है। और ऐ का मतलब हो गया 2 मात्रा, यानी कि एक मात्रा तो एक ही हो गई और एक मात्रा हो गई ऊपर वाली, तो इसलिए 2 मात्रा हो गई है। आगे देखिए ओ और आगे औ, इसलिए ये दीर्घ स्वर हो गए और ये ह्रस्व स्वर। यदि आपसे पूछे तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर तो होते हैं 4, ए, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर होते हैं 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब देख लीजिए कि स्वरों को ही मात्रा कहते हैं, स्वरों को ही मात्रा कहते हैं। यदि छोटी मात्रा के रूप में तो जो लगाते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और जो बड़ी मात्रा के रूप में जिन्हें लगाते हैं हम उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आगे देखिए, तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब होता है ह्रस्व से तिगुना, यानी कि जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, अर्थात 3 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। और प्लुत स्वर की खास बात यह है कि ये हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग न करके संगीत ज्ञान में इनका प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वरों को हम हिंदी व्याकरण में या पुस्तकों में नहीं पढ़ने को मिलता है, ये संगीत में इसका प्रयोग मिलता है। संगीत में कोई भी ध्वनि होती है, कोई भी जो गीत गाया जाता है तो वो हमेशा प्लुत स्वरों में गाया जाता है, क्योंकि उसको हम एक लंबी ध्वनि में गीत गाया जाता है। जैसे देखिए ओम, ओम बोलते समय ओम को हम एक लंबी बीप में बोलते हैं, इसलिए ये प्लुत स्वरों में इसकी गणना होती है। अब आगे देखिए अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार वे वर्ण होते हैं जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। शिरोरेखा कौन सी होती है? जो हम कोई भी शब्द लिखने से पहले एक लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर जो एक बिंदु लगाया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे देखिए हंस, हमने हंस लिखा और है के ऊपर लाइन खींच करके जो बिंदु दर्शाया, इसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग। और अनुस्वार का प्रयोग या अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि अनुस्वार एक पंचम वर्ण का ही रूप है। अनुस्वार का प्रयोग पंचम अक्षर के स्थान पर किया जाता है। कोई भी पंचम अक्षर होता है ना, उनके स्थान पर ही अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए चंचल। ये चंचल एक शब्द है जिसमें यह एक पंचम अक्षर है, च, छ, ज, झ, य, 5वां अक्षर जो कि यह है, और इस यह का प्रयोग हम एक अनुस्वार के रूप में कर लेते हैं। इस अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग कर लेते हैं, तो देखिए ये अनुस्वार हो गया, क्योंकि पंचम अक्षर के स्थान पर तो हमने इस अनुस्वार का प्रयोग किया गया, इसलिए अनुस्वार का प्रयोग पंचम अक्षर के स्थान पर ही किया जाता है। और अनुस्वार को हमेशा नाक की ध्वनि के रूप में ही उच्चारण किया जाता है। अब आगे देखिए अनुनासिक। एक तो होता है अनुस्वार, एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है।
हम शिरोरेखा के ऊपर एक चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, उसे ही अनुनासिक कहते हैं। जबकि अनुस्वार को हम शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं और अनुनासिक को शिरोरेखा के ऊपर एक चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। अब इन दोनों में देखो अंतर क्या है। अनुस्वार को सिर्फ हम अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक द्वारा किया जाता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुख दोनों के समान दबाव के साथ निकलता है। देखिए, इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है। जैसे देखिए हंसी, इसको हम हंसी नहीं कह सकते, इसको हंस कह सकते हैं, लेकिन इसको हंसी नहीं कह सकते, क्योंकि अनुनासिक नाक और मुख, अनुनासिक में जो अक्षर हम बोल रहे हैं वो नाक और मुख दोनों से समान मात्रा में बोला जाता है। तो इसलिए इसको बोलेंगे हम हंसी, इसको बोलेंगे बाती, और इसको बोलेंगे हंस, रंग। इसका उच्चारण नय, इसका उच्चारण होता है नय में, पंचम अक्षर का जो नय होता है ना, उसमें क्या जाता है, जैसे हंस, रंग, चंचल। लेकिन इसका उच्चारण नय में नहीं करेंगे, इसका उच्चारण हम पंचम अक्षर होता तो पंचम अक्षर में, लेकिन अनुनासिक का मतलब होता है वो नाक और मुख। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, नाक और मुख दोनों से समान रूप में जो ध्वनि निकलती है, जबकि अनुस्वार सिर्फ नाक से निकलती है। जैसे हंसी, अगर हम अनुस्वार लगाएंगे तो हंसी हो जाएगा, लेकिन चंद्र बिंदु अनुनासिक लगाते ही ये हंसी हो जाता है, जबकि हंसी नहीं होता है। अब आगे देखिए, तीसरा है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण है की बाती होता है। विसर्ग का उच्चारण, ये विसर्ग का चिन्ह होता है, ये अनुनासिक का चिन्ह होता है और ये अनुस्वार का चिन्ह होता है। ये तीन चिन्ह होते हैं इनके। तो विसर्ग का चिन्ह होता है ये, और इसका उच्चारण हम है की बाती करते हैं। जैसे बोलते हैं ना अतः, प्रातः, तो ये विसर्ग है और विसर्ग का उच्चारण हम है की बाती करते हैं। और ये अपना स्वर का टॉपिक पूरा हो गया है। हाँ, अब आगे देखिए व्यंजन। स्वर का टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है, अब अगला है व्यंजन का टॉपिक। तो व्यंजन के भेद कितने होते हैं उसके बारे में देखते हैं। व्यंजन के तीन भेद होते हैं। व्यंजन के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। देखिए, स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पर्श का मतलब होता है छूना, और स्पर्श व्यंजन कुल 25 यानी कि 25 होते हैं। अब देखिए इनके बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु और जिह्वा मुख से अलग अलग भागों को स्पर्श करती हैं वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब है हमारे मुख के द्वारा हम जो भी अक्षर बोलते हैं, तो अक्षर बोलते समय हमारे जीभ से, हमारे जिह्वा मुख के जिस भाग से टच होती है, जिस भाग से टच होती है यानी कि छूती है, स्पर्श होती है, और जो अक्षर बाहर निकलते हैं वे स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे हम क से लेकर के मै तक, क से मै तक जितने भी 25 वर्ण होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, इनको 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ ड़। च वर्ग का मतलब च छ ज झ य। ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ण। त वर्ग का मतलब त थ द ध न। प वर्ग का मतलब प फ ब भ म। ये 25 वर्ण हैं, ये 25 व्यंजन बोल दो चाहे वर्ण बोल दो, ये हमारे मुख के द्वारा जब हम कोई भी ध्वनि बोलते हैं, 25 वर्ण बोलते हैं, तो हमारे जीभ के द्वारा जब ये टच होकर के जिस भाग से टच होकर बाहर निकलते हैं उन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्योंकि हमारे जीभ के द्वारा ये स्पर्श होते हैं। हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, अगर आप कोई भी वर्ण बोल करके देख लो, क्योंकि आपकी जीभ कहीं न कहीं टकराएगी। जैसे ट बोल कर देखो, तो ट बोलते हैं तो हमारी जीभ है वो ऊपर टकराती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतः का मतलब होता है मध्य यानी कि बीच में। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है।
यानी कि ये जो वर्ण होते हैं वो स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य का सा होता है। हालांकि इनको बोलते हैं हम व्यंजन वर्ण नहीं है। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख से किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। यानी कि ये 4 वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये 4 वर्ण जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जीभ किसी भी भाग को टच नहीं होती है। जैसे बोलकर देखो, य, र, ल, वह किसी भी भाग को टच नहीं होती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्योंकि ये मध्य, अंत का मतलब होता है मध्य, यानी कि मुख के मध्य स्थित। आगे देखिए तीसरा है उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब होता है गर्म। उष्म का मतलब होता है गर्म। ये भी उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ करके ऊष्मा पैदा करती है। यानी कि ये 4 वर्ण जब भी हम बोलते हैं तो इन वर्णों को जब भी बोलते हैं तो वायु है वो हमारे मुख के अंदर रगड़ करके एक ऊष्मा पैदा करती है, यानी कि गर्म हवा पैदा करती है। यानी उच्चारण करते समय, इसका मतलब क्या होता है, उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। जैसे बोलकर देखिए, श, श, स, ह। ये 4 वर्ण हम जब बोलेंगे तो हमारे मुख से एक गर्म हवा निकलेगी, उसे ही उष्म व्यंजन कहते हैं। अभी देखिए ये तीनों जो वर्ण हैं, यानी कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। जैसे स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है और उष्म व्यंजन भी 4 है। तो ये मिलकर के टोटल 33 मतलब 33 वर्ण होते हैं। और इन 33 वर्ण को व्यंजन कहते हैं। यानी कि 33 व्यंजन कितने होते हैं, 33, और स्वर कितने होते हैं, 11। अब आता है संयुक्त व्यंजन। देखो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, लेकिन इन चारों को हम व्यंजन में गिनती नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये आगे देख लेते हैं, हम समझ में आ जाएगा। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजन से मिलकर बनते हैं, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजन से मिलकर, क्योंकि ये तो व्यंजन से मिलकर बन रहा है, और व्यंजन तो पूरे जितने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इन तीनों में आ चुके हैं। लेकिन जब व्यंजन आपस में मिलकर, यानी कि एक संयोजक बोलते हैं इनको, यानी कि जुड़ते हैं, संयोजक आपस में जुड़ते हैं, जब 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब संयुक्त बनता है। संयुक्त का मतलब होता है मिलना जुड़ना, यानी कि जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तभी संयुक्त व्यंजन बनता है। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजन से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, श, क, श, अ, ये 3 वर्ण मिलकर के एक व्यंजन बनाता है। त्र, त, र, अ, ये तीनों व्यंजन मिलकर के एक वर्ण बनाता है। ज, य, अ, ये तीनों व्यंजन मिलकर के ज्ञ बनाता है। और श्र, स, र, अ, ये तीनों मिलकर के श्र बनाता है। अब देख लीजिए, इन चारों को, संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन में क्यों नहीं गिना जा रहा? क्योंकि क वर्ण हम इसमें पढ़ चुके हैं स्पर्श में, स वर्ण पढ़ चुके हैं उष्म में, त वर्ण भी पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र में जो भी अक्षर आ चुके हैं, जो भी व्यंजन आ चुके हैं, उन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको व्यंजनों, संयुक्त व्यंजन की गिनतियों में नहीं गिना जाता है। इसलिए कुल व्यंजन 33 होते हैं। तो ये आपका व्यंजन का टॉपिक भी पूरा हो चुका है। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको खुद को करने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? अब हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? स्वर व्यंजन दोनों मिला करके कुल कितने वर्ण हैं, उन वर्णों के नाम लिखने हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण हैं, उन्हीं के नाम लिखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वर के भेद को। अब पहले तो हमें स्वर लिखना है कि स्वर क्या है, इसके भेद कौन कौन से हैं और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ये पूरा कंप्लीट ही करना है, अधूरा नहीं करना है। स्वर के भेद लिखोगे और भेद को समझाओगे। जैसे मैंने समझाया था ना, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, इसकी पूरी डेफिनेशन सहित, यानी कि इनकी परिभाषा सहित समझाना है। अगला है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, नाम लिखकर समझाइए। तो स्वर के भेद हमने पहले पढ़ लिए थे और व्यंजन के भेद अभी पढ़े हैं, तो इनको उदाहरण सहित समझाना है और अपनी नोटबुक के अंदर करना है। ओके, थैंक यू।